पंचम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। विभिन्न प्रत्ययों के प्रकरण चल रहे हैं। कुछ स्वार्थिक प्रत्यय हैं, कुछ किसी विशेष अर्थ में हो रहे हैं। आज आपका एक नया प्रकरण चलेगा और वो प्रकरण क्या है? समासांत प्रत्ययों का। समास द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में विहित किए गए हैं। समास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अव्यय भाव तत्पुरुष, आगे द्वंद्व, द्वंद्व या बहुव्रीहि? बहुव्रीहि, तो क्रम से बोलिए। अव्यय भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व। अव्यय भाव पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के 9 भेद हैं। द्वंद्व के मुख्य रूप से 2, वैसे आप 3 भेद भी मान सकती हैं। जो एक शेष समास है वो भी द्वंद्व का ही भेद माना जाता है। तो इतरेतर, समाहार और एक शेष, ये द्वंद्व के हो गए भेद। और उसके पश्चात बहुव्रीहि, तत्पुरुष के तो बता ही दिए। बहुव्रीहि के भी भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण तो हो गया जैसे चित्रः गावः सन्ति यस्य सचित्रगुः, और कहीं कहीं पर कंठे कालः कंठे स्थितः कालो यस्य, ये व्यधिकरण समास हो गया। उसी में कोई उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि होता है, कोई मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि होता है। तो ये सब आप समास का, जब आप काशिका का प्रकरण पढ़ेंगी तब आपको पता पड़ेगा। बाकी अष्टधी पढ़ते समय भी कई सूत्रों में ऐसा आया है। जैसे धातो लोप, न धातु लोप अर्ध धातु के उसी में आ जाता है। धातु अवयवस्य लोप यस्मिन, तो वहाँ पर मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि समास करते हैं। फिर कुछ वार्तिकों से भी लोप होता है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि के भी अवान्तर भेद तो मिलते ही हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 समासों के आपके 4 प्रकार के समास हैं। समास का तात्पर्य क्या होता है? अनेक पदों का एक हाँ, पद, तो संक्षेप है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? अनेक पदों का एक पद, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति, अनेक स्वरों का एक स्वर। जैसे कम से कम समास के लिए 2 पद तो चाहिए, ठीक है ना। तो 2 में कैसे हो गया? जैसे राज्य पुरुषः राज पुरुषः, तो कम से कम 2 पद। और अनेक पदों में द्वंद्व और बहुव्रीहि में अनेक पदों का समास होता है। अनेक मन्य पदार्थ। समास सुबंत का सुबंत के साथ ही मुख्य रूप से समास होता है। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, क्योंकि समर्था पद विधि ये सूत्र है कि जो भी समास होगा वो समर्थों का होगा। कहीं कहीं असमर्थ समास भी देखे जाते हैं जो कि न तत्पुरुष में होते हैं। उसके बाद मयूर व्यंस का दयष्ट एक सूत्र है जिसमें तिङंत के साथ भी कुछ समास विधान किए गए हैं जो कि वो साधु शब्दों के अंतर्गत माने जाते हैं। किंतु जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो यही है कि समर्थ सुबंत पदों का ही समास होता है। असमर्थ कुछ अपवाद स्वरूप होंगे। 4 समास हैं। समास किसे कहते हैं ये एक आपको सामान्य बातें बताएगी। अब उसमें भी क्या होता है कि ये समासांत क्या है? समासांत का तात्पर्य ये है कि आपने समास किया, समास करने के पश्चात जिन 2 पदों का समास हुआ तो कुछ तो उसी रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रत्यय किए जाते हैं जो कि समास के बाद ही होते हैं, जो कि समास के बाद ही होते हैं। ऐसे कुछ प्रत्यय किए जाते हैं और वो समास से होने के बाद भी वो समास से अलग नहीं माने जाते हैं, अपितु वो क्या माने जाते हैं? समास के ही अवयव माने जाते हैं। जैसे आप देखो, कुछ है जैसे आपने धातु से प्रत्यय किया तो धातु ही नहीं मानी जाती है, उस वक्त फिर वो क्या हो जाता है? कृत बन जाता है। आपने धातु से प्रत्यय किया, वो क्या बन गया? कृत बन गया, तो कृदंत शब्द बन जाता है, उसके रूप चलने लगते हैं। कहीं कहीं पर आप प्रातिपदिक से प्रत्यय करते हैं और वो धातु बन जाता है। नाम धातु वही होते हैं ना, क्या चिक्यम क्या इत्यादि प्रत्यय कर लेते हैं। तो कहीं कहीं पर आप धातु से प्रत्यय करते हो, वो कृदंत सुबंत बन जाता है। कहीं कहीं पर सुबंत से प्रत्यय करते हैं, वो धातु बन जाता है। किंतु जो समास से प्रत्यय होते हैं वो कहीं पर भी अन्य कुछ नहीं बनता है, अपितु वो समास ही रहता है। और यदि बहुव्रीहि समास में किया है तो बहुव्रीहि समास ही रहेगा। यदि वो तत्पुरुष से किया तो तत्पुरुष ही रहेगा। द्वंद्व किया है तो द्वंद्व ही रहेगा, कोई अन्य समास नहीं होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। ये समास के विषय में कुछ विशेष चीजें हैं। समास से संबंधित आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम समास करेंगे तो समर्थ सुबंत का समास करेंगे। जब समर्थ सुबंत का समास करेंगे तो विभक्ति भी आएगी सुबंत द्योतित करने के लिए। उसकी फिर क्या होती है?
समास की दो समासों के हम पहले प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं कृतधित समासाष्ट से, फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से उस अंतर्वर्तनी विभक्तियों का हम लुक करते हैं। ये क्या सामान्य प्रक्रिया है। किंतु कहीं कहीं पर अलुक भी होता है और वो अलुग उत्तर पदे षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में ये बातें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर अलुक होगा। तो सामान्य नियम के साथ कुछ विशेष नियम होते हैं, तो ये आपको बताया गया है। अब हम चलते हैं, ये समासांत प्रत्ययों का प्रकरण है कि समास हो गया और समास होने के पश्चात जो प्रत्यय हुए वो भी क्या रह जाते हैं, समास के ही अवयव माने जाते हैं। तो समासांतः सूत्र है। समासांतः प्रथमा का बहुवचन, समासस्य अंताः समासांताः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर जो अंत शब्द है वो अवयव अर्थ को कहता है। अंत का एक अर्थ होता है समीप, एक अर्थ होता है अंत। यहाँ पर अंत का अर्थ क्या है, अवयव। तो समासस्य अंताः अर्थात समासस्य अवयवाः। तो यहाँ पर अंत शब्द जो है वो अवयव अर्थ को द्योतित करता है। ये अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम आपाद परिसमाप्तेः। यह क्या है, अधिकार सूत्र है जो कि पाद की समाप्ति पर्यंत जाता है। अर्थ कैसे करेंगे, अधिकारोयम आपाद परिसमाप्तेः इतोग्रे ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते समासस्य अवयवाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे जो भी प्रत्यय विधान किए जाएंगे वो समास के अवयव ही माने जाएंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। सभी समासों के एक एक उदाहरण आपको दिए जाएंगे। प्रयोजन क्या क्या है, जैसे अव्यय भाव है, अव्यय भाव में आपका उपराजम अधिराजम, उपराजम अधिराजम अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः सूत्र है। अच्छा, इसमें भी क्या किया है कि कुछ सूत्र तो ऐसे बना दिए हैं जो कि किसी भी समास में होंगे, उसके बाद फिर आपका अधिकार चल पड़ता है। तो अव्ययी भावे का कहाँ से अधिकार, 107 सूत्र है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। इसके उदाहरण हैं उपराजम अधिराजम, द्विगु समास का है द्विपुरी त्रिपुरी, द्विपुरी त्रिपुरी। द्वंद्व समास का है कोश निषदनी, कोश निषदिनी, स्रक्त्वचिनी। तत्पुरुष समास का है विधुरः प्रधुरः, तत्पुरुष समास का है विधुरः प्रधुरः। बहुव्रीहि समास का है उच्चैर्धुरः नीचैर्धुरः। राज्यः समीपम उपराजम, पहले हम समास देखेंगे। तो राज्यः समीपम उपराजम, यहाँ पर उसी प्रकार से समास होगा। राज्यः समीपम अव्ययभाव समास है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। और क्योंकि ये सूत्र नित्य समास है, अतः वहां पर क्या होता है, नित्य समास का लक्षण क्या किया गया है, यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। तो यहाँ पर आपने विग्रह किया समीपम शब्द से, किंतु समीप अर्थ में विद्यमान जो उप अव्यय है उसके साथ समास होगा। स्थिति क्या रखेंगे, राज्य समीपम है इसलिए क्या स्थिति रखोगे, उपसु राजन आगे नस, राजन आगे नस। अव्यय विभक्ति से आपने समास किया, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समास होने के पश्चात कृत्यधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करने के बाद आपकी स्थिति रहती है उप आगे राजन। वैसे आप इसको राजनगस उपसु भी आप समास कर सकते थे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो प्रथमांत से निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्व से उसका पूर्व में निपात हो जाता है। तो उप राजन हो गया। अब यहाँ पर क्या स्थिति होगी,
है ना, यहीं पर आपको बनाना है उपराजम। तो यहाँ पर अनश्च सूत्र है। क्या है सूत्र? अनश्च। अव्ययभाव समास के प्रकरण में देखिए, दूसरा ही सूत्र है। अन्नन्तात् समासात् तच प्रत्यय परश्च भवति अव्ययभावे समासे, है ना। अनंत शब्द है ये, अनंत समास से अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय हो गया, तो उपराजन आगे टच होगा। क्या स्थिति आएगी? उपराजन आगे टच, उसके पश्चात टच का क्या शेष बचेगा बताइए? अच बचेगा, ठीक है। अच का भी अ बचा, ठीक है। यतिभम यस्यति च, ने यतिभम से आपने भा संज्ञा की, और भा संज्ञा करने के पश्चात फिर क्या लग जाएगा? नस तद्धिते, तद्धिते परतः नकारांतस्य अंगस्य तेह लोपो भवति। तो ये भा संज्ञक है, तद्धित के पर रहते भा संज्ञक नकारांत अंग के टी भाग का लोप होता है। तो ये भा संज्ञक अंग, इसका टी भाग कितना है? अन, उस अन का लोप हो गया तो आ इसमें मिल गया, क्या बन गया? उपराज। अब ये जो अप्रत्यय हुआ है वो समास का ही अवयव रहा, इसलिए अब हमें कुछ और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा अपने आप ही रहेगी और इससे आप स्वादित प्रत्यय इत्यादि करके उपराज आगे सु पुनः अतोम लगा लेंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप करके उपराज बन जाएगा। तो जो शब्द नकारांत था वो शब्द कैसा हो गया? अकारांत हो गया। इसी प्रकार राज्य अधि या राजनी अधि, ऐसा विग्रह करके विभक्ति अर्थ में आपने समास के अव्यय विभक्ति से, और इसी सूत्र से आपने अनश्च से क्या प्रत्यय किया? टच प्रत्यय किया, और टच प्रत्यय करने के बाद इस प्रकार से सिद्धि हो जाती है। तो यही इस सूत्र का मुख्य रूप से प्रयोजन है। अगला शब्द क्या था? विपुरी त्रिपुरी। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो अव्ययभाव समास था ना, ये तो अव्ययभाव समास होने के कारण से अव्ययी भावश्च से उसकी अव्यय संज्ञा होगी, और अव्यय संज्ञा होने के बाद अव्ययादासुपः से सु का लुक होगा। यहाँ अमी पूर्व नहीं लगेगा, अव्यय अमी पूर्व बाद में लगेगा, अतोम नहीं लगेगा, ठीक है। अव्ययादासुपः से सुकों का लुक प्राप्त हुआ तो सूत्र लग गया नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः, कि अकारांत अव्यय भाव से परे सु का लुक नहीं होता है, अभी तो उसको अम हो जाता है। अम होने के पश्चात अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के बन गया अधिराजम उपराजम। अगला शब्द क्या है? विपुरी त्रिपुरी। विपुरी त्रिपुरी, ये समाहार का है। द्वे पुरौ समाहृते इति द्विपुरी। पुह पुरौ पुरा स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वे स्त्रीलिंग में हो गया, समाहृते स्त्रीलिंग में हो गया। तो द्वे पुरौ समाहृते इति द्विपुरी। तो द्वि औ पुर औ, क्या रखा आपने? द्वि औ पुर औ। उसके बाद समास कर लेंगे। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद पर रहते, समाहार गम्यमान होने पर, है ना, समर्थ सुबंत का समास हुआ, दिशावाची और संख्यावाची का समास होता है, समास हो गया। कृतधि तस्मात् प्रातिपदिक संज्ञा करिए, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर दे। इतनी प्रक्रिया तो आपको मालूम है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो द्विपुर रह गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ऋक्पुरब्धु पथामा नक्षे, क्या सूत्र लग जाएगा? ऋक्पुरब्धु पथामा नक्षे। ऋक्पुह अपधु, ये सब स्वतंत्र सूत्र हैं। न पूजनात् के भक्षेप मतलब जितने भी हैं उपसर्गा तत्फना तक के जो सूत्र हैं वो स्वतंत्र, उसमें किसी विशेष समास का नाम नहीं है, जो भी समास होगा वहां पर ये कार्य करेगा। तो ऋक् पुह अप धु पथिन, है ना, इन प्रातिपदिकों से क्या होता है? ऋक् पुर अब्धु पथाम अनक्षे, इसमें पथाम अनक्षे, इसका विग्रह कैसे होता है? ऋक् पुह अब्धु पथाम अनक्षे, तो अप्रत्यय होता है। तो ये पुरुष शब्दांत समास है, इससे अप्रत्यय हो गया, क्या बन गया? द्विपुर। किंतु समास का ही अवयव है, इसमें संख्या पूर्व द्विगु से क्या कहलाया? संख्या पूर्व द्विगु
जो संख्या पूर्व समास है वो द्विगु संज्ञक हो गया, तो अब ये द्विगु संज्ञक हो गया। द्विगु संज्ञक होने से एक आपकी वार्तिक है अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियाम भाष्यते है, तो उससे स्त्रीलिंग में हुआ। स्त्रीलिंग होने के कारण से फिर द्विगु सूत्र लगा कि द्विगु संज्ञक से स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय होता है, तो द्विगु से ङिप प्रत्यय होकर के क्या बन गया, द्विपुर ई द्विपुरी। ऐसे ही तीसरा पुरः समाहृताः इति त्रिपुरी, 3 नगरियों का समाहार, 2 नगरियों का समाहार। कहीं कहीं होता है ना कि 2 जिलों का उसको एक शब्द से बोल देते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो आगे द्विपुरी, आगे फिर सु लाओगे, उसका हंग्यादि लोप कर लेंगे, तो द्विपुरी द्विपुर्यौ द्विपुर्यः ऐसे रूप चलेंगे। इसी प्रकार त्रिपुरी। अगला शब्द था कोश निषदिनी, ये द्वंद्व समास का है, ठीक है ना। कोशश्च निषच्च इति कोश निषदिनी। कोश आगे सु, निषद आगे सु, कोश आगे सु, निषद आगे सु। कोश, पुनः वही आप द्वंद्व समास कर लीजिए 4 थे द्वंद्व से। सुपुधातुकृत समासाश्च सुपुधातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर लेंगे, और उसके पश्चात आपका शब्द हो गया कोश निषद। क्या शब्द हो गया, कोश निषद। अब यह सूत्र लगेगा द्वंद्वात् चुदशहान्तात् समाहारे। अभी आप इसके बाद इन सूत्रों को वैसे भी पढ़ोगे, क्योंकि समासांतः तो क्या है, अधिकार सूत्र है, और आगे के ही सूत्रों में इसका अधिकार जा रहा है, तो आगे के सूत्रों को आप पढ़ेंगे ही, फिर भी आपको बता रहे हैं। तो अब द्वंद्वात्, आगे है चुदशहान्तात्। चु मतलब चवर्ग, चवर्ग दकारांत शकारांत हकारांत, जो द्वंद्व समास, उससे क्या होता है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, टच प्रत्यय होगा। टच की अनुवृत्ति बहुत लंबी चलती है, कहाँ से, राजा सखिभ्यश्च से 112 तक अनुवृत्ति जाती है उसकी। तो ये कैसा शब्द है बच्चों, द्वंद्व समास तो क्या ही है, और ये दकारांत है, तो दकारांत से क्या हो गया, टच प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, टच प्रत्यय होकर के निषद आगे अ, उस वक्त फिर वही एचिवम लगेगा, उसके पश्चात क्या होगा, कोश निषद अ, इतना बन गया। अब एक सूत्र है, ठीक है ना, द्वंद्वोपताप गह्यात् प्राणिस्थादिनी। कोश निषद अकारांत शब्द बन गया आपका। अब इस द्वंद्वोपताप गह्यात् प्राणिस्थादिनी, इससे क्या हो गया, इनी प्रत्यय हुआ। ये आपका मतु प्रत्यय में है ना, कोश निषदम, निकालो सूत्र, मतवर्थी प्रत्यय में है, 128 नंबर का सूत्र है। उपताप और गह्य है ना, तो इससे इनी प्रत्यय हो गया। तो कोश निषद आगे इनी, यदि हम यस्यति च कोश निषदिन, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, कोश निषदिनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द आपका बना। तो अब स्त्रीलिंग में क्या होगा, ऋण्यभ्यो ङिप से ङिप हो जाएगा। वैसे कोश निषदिन बन गया, और जब स्त्रीलिंग में करोगे तो ऋण्यभ्यो ङिप से ङिप कर लेंगे, तो कोश निषदिनी। इसी प्रकार स्रक च त्वक च, माला और त्वचा, स्रक च त्वक च इति स्रक त्वचिनी। तो यहाँ पर भी वही त्वच चवर्गांत है, तो द्वंद्वाचुदशहान्तात् समाहारे से पहले टच प्रत्यय होगा, उसके बाद फिर द्वंद्वोपताप गह्यात् प्राणिस्थादिनी से इनी प्रत्यय हो गया, तो फिर बन जाएगा स्रक त्वचिन, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ङिप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। अगला बहुव्रीहि समास है विधुरः उच्चैर्धुरः। विगता धू यस्य स विधुरः। विसु धुर्सु, बहुव्रीहि समास किससे होता है, बहुव्रीहि समास का मुख्य सूत्र क्या है, अनेकमन्य पदार्थ है। तो विगता धू यस्य, तो स्थिति क्या रहेगी, वी आगे सु, धुर आगे सु, बहुव्रीहि समास करिए, सुपधातु प्रातिपदिक इत्यादि लगा दीजिए। क्या बन गया, विधुर, फिर एक पूर्वधु पथामानक्ष्य, धुर अंत वाले से अप्रत्यय हो गया, विधुरा बन गया। क्या बन गया,
विधुरा। और फिर उसके बाद जो समासांत होने से विधुरा ये बहुरी समास ही माना गया, तो उससे क्या होगा, बहुरी समास होने से लाभ क्या हुआ। आप सब में ये भी ध्यान देना कि मान लीजिए आपने कोई समासांत प्रत्यय किया और समासांत प्रत्यय करने के बाद फिर उसको वही समास रहने देने से कोई ना कोई लाभ होगा। जैसे वहां पर था द्वंद्व समास ही रहा तो द्वंद्व पताप गरियाद से इन्हीं प्रत्यय हो गया। कहीं पर द्विगु संज्ञक रहा तो द्विगुओं से नीप हो गया। ये सब कार्य कर रहे थे हम लोग, ऐसे इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को। वहां अव्ययी भाव था तो अव्ययी भाव समास रहने से नाव्ययी भाव दत्तम तो पंचम्या सूत्र लग गया। जैसे हर संज्ञाओं का प्रयोजन रहता है, वैसे हमने इसको वही समास माना, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। यहाँ पर हमने इसको बहुव्रीहि समास ही माना, इसका प्रयोजन है बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम। ऐसे यदि वो अलग माना जाता तो विधुरा फिर क्या होता, अच प्रत्यय अलग होता, फिर वो अब्दिदात्त से उदात्त होता तो अलग समास माना जाता। अब हमने इसको बहुव्रीहि माना तो बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम सूत्र लग गया। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। अब वो प्रकृति स्वर क्या होता है, तो निपाताः आद्युदात्ताः, उससे जो वी निपात है ये क्या हो गया, उदात्त ही रहा। फिर अनुदात्तम पदे में कवर्जम से अनुदात्त हुए, उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से क्या हो गया, स्वरित हो गया। तो क्या बन गया, एक श्रुति होकर के विधुरा ये स्वर रहेगा। तो बहुव्रीहि समास ही रहने दिया, उसका लाभ क्या रहा, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम। अन्यथा ये अलग स्वतंत्र प्रत्यय माना जाता तो आद्युदात्त से र उदात्त होता, फिर वी और धू क्या हो जाते, अनुदात्त हो जाते। तो ये प्रयोजन रहा। इसी प्रकार से उच्चैहि धू यस्य निप्रगता धू यस्य, तो वहां पर प्रधुरा में वही रहेगा। उच्चैहि धू यस्य है ना, ऊंची है धुरी जिसकी तो उच्चैहि धुरा, यहाँ पर भी वही होगा, सारी सिद्धि वैसी रहेगी। एक अंतर है केवल कि यहाँ पर स्वर क्या लगेगा, उच्चैस में ये निपात तो है नहीं, तो ये फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त होगा। तो उच्चै धुरा में चै उदात्त हुआ, उ अनुदात्त धू स्वरित र एक श्रुति हो गई। तो उच्चै धुरः नीचे धुरः, इस प्रकार से ये आपका समासांतः सूत्र आपका पूर्ण हुआ। तो इस सूत्र में आपको यही ध्यान में देना है कि पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से समास होते हैं, सभी समासों के क्या क्या अलग अलग कार्य होते हैं, और उसके पश्चात यदि हमने उनसे कुछ प्रत्यय किया है तो वो पृथक प्रत्यय नहीं माने जाएंगे, अपितु वो प्रत्यय समास के ही अवयव माने जाएंगे, जिससे उन समासों का नाम परिवर्तन नहीं होगा। और वही समास होने के कारण से तत्त समासों में जो कार्य होते हैं वो कार्य इनको भी हो जाएंगे, है ना। तो आज आपको प्रथम सूत्र समासांता का बताया गया है और कुछ प्रत्ययों से उदाहरण भी आपको दे दिए गए हैं। आगे के जो सूत्र हैं न पूजनात् किमः क्षेपे नयस्तत् पुरुषात् इत्यादि, उसको फिर हम आगे के पाठ में लेंगे।